नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड के 4 से 5 बड़ी टॉपिकों के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक में मैया सम्मान योजना से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। झारखंड में आज से मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन। मैया योजना से कटेंगे अपात्र लाभुकों के नाम। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार के संज्ञान में आया है कि कई क्षेत्रों में भुगतान संबंधी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके बाद विभाग ने फैसला लिया है कि योजना का लाभ ले रही महिलाओं की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। जांच के अपात्र पाए जाने पर संबंधी लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य भर में योजना के लाभार्थी का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य योजना का लाभ सही और ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाना है ताकि सरकारी राशि का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ये होंगी अपात्र। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार यदि आवेदिका या उनके प्रतीक केंद्र राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी या संविदा पद पर कार्यरत हैं, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व संसद विधायक हो, परिवार में कोई आयकरदाता हो, जो महिला पहले से महिला एवं बाल विकास विभाग को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही हो, ईपीएफ खाताधारी महिला आवेदक हो, तो ऐसी स्थिति में अपात्र घोषित किए जाएंगे और इन्हें अपात्र मान लिया जाएगा और इन्हें इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। आगे, आज से 18 मई तक होगा सत्यापन कार्य। 11 से 18 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक सत्यापन होगा। इसके बाद 19 से 24 मई तक रिपोर्ट संकलन और अपात्र लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। 25 से 27 मई तक मृत, अयोग्य और अनुपस्थित लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर पंचायत भवन और अंचल कार्यालय में चस्पा करना। वहीं 29 मई तक आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर बनेगी सत्यापन टीम। भौतिक सत्यापन के लिए पंचायत स्तर पर विशेष टीमों का गठन होगा। इन टीमों में संबंधित मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और अन्य कर्मी शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में वार्डों में भी सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। सत्यापन के दौरान लाभार्थियों की आधार सीडिंग और बैंक खाते की मैपिंग की जांच की जाएगी। इसके अलावा पोर्टल पर दर्ज नाम, पिता या पति का नाम, आधार संख्या और बैंक विवरण का मिलान भी किया जाएगा ताकि भुगतान में आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। और इसमें जो वंचित हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, तो हो सकता है आपका नाम इस योजना से कट जाएगा। और साफ साफ यहाँ बता दिया गया है कि कटना तय है। तो आप सभी देर न करते हुए भौतिक सत्यापन अवश्य करा लें। चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सप्ताह में
नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश। 20,000 पारा शिक्षक होंगे अस्थायी, पर जेटेट पास हैं सिर्फ 8,000। राज्य में वर्तमान में सहायक आचार्य के लगभग 40,000 पद रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20,000 पारा शिक्षक सहायक आचार्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं। राज्य में सहायक आचार्य के जितने पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं, उनके आधे भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। विद्यालयों में अस्थायी शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षकों के लिए भी जेटेट पास होना अनिवार्य है। राज्य में अब तक हुए जेटेट की 2 परीक्षा में लगभग 18,000 पारा शिक्षक सफल हुए थे। इनमें से लगभग 10,000 शिक्षकों का अस्थायीकरण हुआ है। ऐसे में लगभग 8,000 शिक्षक ही ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश में सरकार को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% पदों पर 10 सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए 4 सप्ताह में अतिरिक्त का निर्धारण कर 2 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की समय सीमा तय की है। राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 50% पद किया गया आरक्षित। वर्तमान में 55,000 पारा शिक्षक हैं कार्यरत। झारखंड राज्य में वर्तमान में लगभग 55,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 47,000 शिक्षक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। राज्य के वैसे पारा शिक्षक जो जेटेट सफल नहीं है, उनके लिए अलग से आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य में लगभग 38,000 शिक्षक आकलन परीक्षा सफल हैं। शिक्षक आकलन परीक्षा को जेटेट के बराबर मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। संघ ने कहा, निर्णय के अनुरूप जल्द ही नियुक्ति। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। उन्होंने शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक सहायक आचार्य के पद सृजन के पूर्व से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। जब भी हुई नियुक्ति पद रिक्त रह गए। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद रिक्त रह गया। वर्ष 2015 और 23 की प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति हुई है। इनमें पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित था। वर्ष 2023 में शुरू हुई नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 13,000 पद आरक्षित था। पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित आधे से अधिक पद रिक्त रह गए। वर्ष 2015 में हुई नियुक्ति में भी पारा शिक्षक के लिए आरक्षित पद रिक्त रह गया था। इस तरह की निर्णय कोर्ट के माध्यम से आया है और सरकार को जल्द से जल्द इसका प्रक्रिया पूर्ण करना चाहिए। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। इस टॉपिक में झारखंड के सरकारी अस्पतालों से रिलेटेड हम जानेंगे। एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार मरीज को औसतन खर्च करने पड़ रहे हैं 12,364 रुपये। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज तमिलनाडु से 9 गुना महंगा। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना किसी निजी अस्पताल से कम महंगा नहीं है। यहाँ एक मरीज को अपनी जेब से औसतन 12,364 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह राष्ट्रीय औसत 6,631 से करीब 2 गुना, तो तमिलनाडु से करीबन 9 गुना ज़्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के घरेलू सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट में कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारी इलाज काफ़ी महंगा साबित हो रहा है।
बिहार में मरीजों का औसत खर्च 10,533 रुपये है, तो उत्तर प्रदेश में 12,878 रुपये। इसके उलट तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर मरीजों को औसतन 1,357 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 16,342 रुपये नागालैंड में खर्च हो रहे हैं। आगे वह सब कुछ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अस्पतालों में नहीं मिलती दवा, कई जांच बाहर से इसलिए महंगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता, जांच सुविधा, डॉक्टरों की कमी और रेफरल व्यवस्था इस खर्च को बढ़ाता है। झारखंड में मरीजों को सरकारी अस्पताल पहुंचाने के बाद भी दवा, जांच, इंजेक्शन और कई अन्य ज़रूरी सामान बाहर से खरीदना पड़ता है। यही वजह है कि मुफ्त इलाज का दावा व्यवहार में महंगा हो जाता है। कोल्हान यूनिवर्सिटी की पूर्व वीसी और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला मोहंती के अनुसार सरकारी अस्पतालों में बढ़ता आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर यानी मरीज द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च गरीब परिवार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ग्रामीण इलाकों में कई परिवार इलाज के लिए कर्ज लेने या ज़मीन बेचने तक भी मजबूर हो जाते हैं। दूसरे राज्य ने ऐसे घटाया इलाज का खर्च। तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों में जहां प्रति मरीज सिर्फ 1,357 रुपये खर्च आता है, वहीं उड़ीसा में 2,496 रुपये, गुजरात में 3,691 रुपये, तेलंगाना में 3,711 रुपये, छत्तीसगढ़ में 3,913 रुपये खर्च आता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इन राज्यों में दवाओं की केंद्रीकृत खरीद, अस्पतालों में मुफ्त जांच, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क और बेहतर रेफरल सिस्टम है। इससे मरीजों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ का जो खर्च है वो काफ़ी कम है। हमारे राज्य के अनुसार स्वास्थ्य बीमा बढ़ा पर खर्च नहीं घट रहे। एनएसओ सर्वे में यह भी सामने आया है कि 2017-18 से 2025 के बीच ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज 14.1% से बढ़कर 47.4% और शहरी क्षेत्रों में 19.1% से बढ़कर 44.3% हो गया है। इसके बावजूद जेब से होने वाला खर्च कम नहीं हो पाया है। इस तरीके का हमारे राज्य की और भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ही दयनीय है और सरकारें लगातार स्वास्थ्य के नाम से फंड रिलीज करते हैं और वो फंड पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं और गरीब परिवारों को बेवजह ज़मीन गिरवी, ज़मीन बेचना, कर्ज लेना, ये सभी करके इलाज कराना पड़ता है। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। इस टॉपिक में हम जल जीवन मिशन यानी पेयजल और विद्युत आपूर्ति से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। डीसी ने पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। ज़रूरत पड़ने पर टैंकर से अपने अपने क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराएं। उपायुक्त आमजनों की समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए दिए निर्देश। गढ़वा डीसी अनन्या मित्तल ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिलों में निर्बाध पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित विभागों को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें आमजनों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान डीसी ने कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता
कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल नगर परिषद एवं दोनों नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को नियमित एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता की लगातार जांच करने, सभी नल एवं चापाकलों को दुरुस्त कर चालू रखने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में वाटर टैंकर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। डीसी ने गढ़वा नगर परिषद, मझियाँ एवं बंसीधर नगर पंचायत को आवश्यकता अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में वाटर टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन नगर परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, वहां का विस्तृत डीपीआर तैयार कर डीसी के माध्यम से संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए अग्निशमन विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रहने का निर्देश दिया है, ताकि आगजनी जैसे घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान आमजनों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय रखने एवं पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाए, ताकि आमजन आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डीसी ने कार्यपालक अभियंता गढ़वा विद्युत प्रमंडल एवं नगर उटारी के निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने, खराब ट्रांसफार्मर एवं जर्जर तारों को अविलंब दुरुस्त करने एवं लो वोल्टेज वाले क्षेत्रों में स्मूथ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि पेयजल से संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित कनीय अभियंता, नियंत्रण कक्ष अथवा विभागीय टोल फ्री नंबर 18003456 पर संपर्क कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरह से टोल फ्री नंबर उपायुक्त के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। और चलिए ऐसे ही टॉपिकों के साथ अगले टॉपिक में मिलते हैं। मैया सामान कहीं रुक न जाए, सत्यापन के लिए 31 तक भरे फॉर्म। धनबाद मैया सामान योजना की राशि आगे भी मिलती रहे, इसके लिए जिले की 3.35 लाख से अधिक लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराना होगा। उन्हें उम्र, पहचान पता आदि से संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। राज्य सामाजिक सुरक्षा कोषांग की धनबाद इकाई के डिप्टी डायरेक्टर नियाज अहमद कहते हैं कि हर वित्तीय वर्ष के शुरू में योजना की लाभुकों का भौतिक सत्यापन जरूरी है। अब तक नहीं होने की वजह से ही अप्रैल 2026 की राशि धनबाद जिले में या जिले को नहीं मिली है। जिलों में सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इसकी जिम्मेवारी प्रखंड और अंचल कार्यालयों की है। इसमें क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं, पंचायत सचिव और अन्य कर्मियों की मदद से ली जानी है। उन्हें इसके लिए फॉर्म दिए गए हैं, उसे लाभुकों से भरवाकर प्रखंड और अंचलों कार्यालय में जमा करना है। इस प्रक्रिया से पता चल सकेगा कि लाभुक जीवित है या नहीं। कहीं उनकी उम्र 50 साल से अधिक तो नहीं हो गई, उनका पता है तो नहीं बदला, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, इस तरीके की जांच हो सकेगी। जमा फॉर्म की जांच के बाद योग्य पाई जाने वाली लाभुकों को राशि का भुगतान होने लगेगा। यह दस्तावेज जरूरी है। पहचान और पता के लिए आधार कार्ड, पारिवारिक विवरण के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार फोटो और स्व घोषणा पत्र जरूरी है। इस तरह की वहाँ पे भौतिक सत्यापन कार्य में लगने वाले दस्तावेज को उजागर किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे लापता एक मासूम बच्ची की खबरों को। घटना का दूसरा दिन 9 मई की शाम खुरा टोली में घर के पास खेल रही थी। 18 माह की बच्ची गायब होने के बाद इस इलाके में हड़कंप। कोकर से लापता मासूम बच्ची का 30 घंटे बाद भी सुराग नहीं। कोकर के
खोरहा टोली से अदिति पांडे नामक 18 माह की बच्ची की लापता होने के 30 घंटे बाद रविवार को भी सुराग नहीं मिला। शनिवार शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच घर के पास ही खेलते समय अचानक गायब हो गई। रविवार को जब विश्व मदर्स डे मना रहा था तो अदिति माँ अपनी बेटी के आने का इंतजार में बेसुध नजर आई। किसी भी आहट पर उन्हें लग रहा है कि शायद कलेजे का टुकड़ा आ गया हो। ऐसा मासूम बच्ची को अपहरण या ऐसी ही कुछ घटना को अंजाम दिया। तब महसूस होने पर वह बार बार घर के बाहर निकलती रही, गली में झांकती रही और फिर रोती लौट आ रही थी। उनकी माँ सुबह से ही बच्ची के घर के पास मोहल्ले वासियों का जमावड़ा लगा रहा। हर कोई अपने स्तर से भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है। परिवार को महिलाओं ने बताया कि अदिति की मां ने रविवार को ठीक से खाना नहीं खाया है। इधर सदर थानेदार कुलदीप कुमार ने बताया कि बच्ची की तलाश जारी है। मासूम बच्ची की खोजबीन तेज कर दी गई है। सीसीटीवी से पता चला है कि मोहल्ले से बच्ची बाहर नहीं गई है। नाले में भी खोजबीन जारी है। पिता बोले, हर दिन घर के पास खेलती थी बेटी। पिता मनीष पांडे ने बताया कि शनिवार शाम को बेटी घर के पास खेल रही थी। वह अक्सर वहीं खेलती थी, इसलिए किसी को ज़्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो परिजन उसे ढूंढने लगे। आसपास के घरों गलियों में घंटों खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। नाले के समीप बड़ी चिंता, लगातार छानबीन में जुटी पुलिस। घर के पास से एक नाला निकला है। बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों को चिंता और बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने नाले के पास आसपास भी तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाकों की जांच की। हालांकि अब तक कोई ठोस सुराग और हाथ नहीं लगा है। वहीं पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि मासूम बच्ची की तलाश लगातार की जा रही है। आसपास के इलाकों में खोजबीन की जा रही है और हर संभावित पहलुओं पर जांच चल रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें सूचना दें। इस तस्वीर में आप सभी देख सकते हैं उनके घर वाले कैसे चिंतित हुए हैं, क्योंकि एक माँ और बच्चे की सवाल है। हर किसी के चेहरे पर दिखाई उम्मीद, माँ के झलक रहे आंसू। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चे की तस्वीर है। कुकर से लापता अदिति पांडे। खोजबीन में घटनास्थल से मिली बच्ची का बैट और बॉल नहीं। खोजबीन के दौरान पुलिस को अदिति का खेलने वाला बैट मिला है, लेकिन वह जिस बॉल से खेल रही थी वह नहीं मिली है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और इलाके के संभावित सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इसी साल धुरवा से भाई बहन हो गए थे लापता। बता दें कि इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह से धुरवा इलाके के मौसाबाड़ी क्षेत्र से अंश और अंशिका नामक मासूम भाई बहन लापता हो गए थे। हालांकि दोनों को लापता होने के 12 दिन के बाद रामगढ़ जिले के चितिरपुर से बरामद कर लिया गया था। उन्हें मानव तस्कर ले गए थे। कहीं ऐसे ही घटना तो नहीं घट रही है। आगे सीएम ने बच्ची को अविलंब खोजने की दी निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोकर के खोरहा टोली से शनिवार की शाम गायब हुई बच्ची के मामले में गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने रांची के एसएसपी को अविलंब बच्ची को खोज निकालने का सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखते हुए कहा है कि अदिति बेटिया की खोज से जुड़े अभियान में कार्रवाई करते हुए शीघ्र सूचित करें।
बच्ची के लौटने की आस में रात भर जगे परिजन शनिवार रात से ही परिवार के लोग और मोहल्ले के कई युवक बच्ची की तलाश में जुट रहे। किसी ने रेलवे लाइन के आसपास उसकी खोजबीन की तो किसी ने बाजार और अस्पताल की बस्तियां में जाकर लोगों से पूछताछ की। हर गुजरते घंटे के साथ परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बच्ची के लौटने की आस में परिजन की पूरी रात जगे रहे। महिलाएं को बांधती रही ढांढस, हर कोई चिंतित। खरा टोली इलाके में इस घटना के बाद मातम जैसा माहौल है। मोहल्ले की महिलाएं अदिति की मां को ढांढस बंधा रहे हैं, जबकि बच्चे सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इतनी छोटी बच्ची का अचानक गायब हो जाना बेहद चिंताजनक है। नाबालिग लगातार अपहरण का केस। कोकर की रहने वाली 13 साल की बच्ची लापता हो गई। उसके अपहरण की प्राथमिकी सदर थाना में दर्ज की गई है। पिता की ओर से थाना में दिए गए आवेदनों में कहा गया कि उनकी पुत्री 6 मई को दिन के 11 बजे घर से निकली थी। देर शाम तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। इधर पुलिस खोजबीन में जुट गई है। डोरंडा के मनीटोला से युवक लापता। डोरंडा मनीटोला कब्रिस्तान रोड निवासी आरिफ आलम लापता हो गया है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डोरंडा थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया है। सरफराज आलम ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा आरिफ आलम 9 मई को सुबह करीब 8 बजे से लापता है। परिवार वालों ने रिश्तेदारों और परिचितों के घर काफ़ी खोजबीन की, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजन के अनुसार आरिफ का मोबाइल भी बंद है। इस तरह की घटनाएं लगातार रांची ज़िले में घट रही हैं और कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां पे घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मास्टरमाइंड में किसका हाथ है, कैसे है, और प्रशासन से हम सभी का दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस खोजबीन में जल्द से जल्द सुराग हासिल करें और एक माँ को बच्ची लौटा दें। इसलिए प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए ऐसी टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच मिलते हैं। धन्यवाद।